नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। चीन पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। एससीओ बैठक में लेंगे हिस्सा। शी जिनपिंग और पुतिन से होगी मुलाकात। अमेरिका में हलचल तेज। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को बताया गैर कानूनी। ट्रंप बोले कोर्ट का फैसला पक्षपातपूर्ण। बिहार वोटर अधिकार यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री। राहुल गांधी ने कर दी सपा मुखिया की बेइज्जती। दांव पर लगा एमवाई और पीडीएस समीकरण। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज। अमित शाह का सिर काटने की कही थी बात। घुसपैठियों पर बीजेपी सरकार का बड़ा एक्शन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशियों के खिलाफ तेज किया अभियान। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अपनी 2 दिन की सफल यात्रा के बाद सीधे चीन पहुंचे, जहां उनका रेड कारपेट पर जोरदार स्वागत हुआ। चीन में वो एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनकी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। चीन जाने से पहले पीएम मोदी ने टैरिफ पर ट्रंप को चेताया। उन्होंने जापान के साथ साझेदारी को लेकर कहा, मजबूत लोकतंत्र बेहतर विश्व व्यवस्था गढ़ने के लिए स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों देशों ने अपनी साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय की नींव रखी और आने वाले दशक के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया गया है। भारत ने अगले 10 सालों में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने कहा, यह कदम दोनों देशों की प्रतिबद्धता को और विश्वास को दर्शाता है। जापान से सीधे चीन पहुंच गए, जहां जोरदार स्वागत हुआ है डॉक्टर साहब पीएम मोदी का। तो अब चीन की जमीन से ट्रंप के लिए क्या फैसला आने वाला है? देखिए, व्हाइट हाउस के लोग बाकायदा सारे वीडियोस को देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से वहां रिसीव किया जाता है। जैसे ही वहां पे वो लैंड करते हैं, रेड कारपेट स्वागत उनको किया जाता है। और जिस हिसाब से हवाई पट्टी के ऊपर ही डांस का कार्यक्रम चल रहा था और उसके बाद वंदे मातरम का जयघोष, चाइनीज आर्टिस्ट वंदे मातरम बजा रही हैं और जिस हिसाब से मोदी के नारे लग रहे हैं चीन के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर हालत खराब होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह बहुत ज्यादा अब प्रेशर आ रहा है कि आपकी रणनीति की वजह से अमेरिका जो एक ग्लोबल पावर है वो आइसोलेट होता चला जा रहा है। अमेरिका की पॉपुलैरिटी, अमेरिका के प्रति लोगों का विश्वास ग्लोबल स्तर पे वो नगण्य होता जा रहा है। आपको लोग एक चीट, एक ऐसे वादा फरामोश मुल्क के रूप में अब देख रहे हैं कि जिस तरह से कभी अमेरिका की ये बेइज्जती नहीं हुई। और जापान में क्या किया प्रधानमंत्री ने? जापान में सीना ठोक के प्रधानमंत्री ने कहा, कम टू इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ये 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट किस लिए? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हिंदुस्तान, ये ग्लोबल साउथ का रास्ता यहां से खुलता है। आप हिंदुस्तान में आकर के कंपनी लगाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं और उसे दुनिया भर में, और खास करके जो देश गरीब हैं, जो देश डेवलपिंग हैं, उनके लिए पूरा का पूरा बाजार आपके लिए खुलेगा। तो बहुत ही सक्सेसफुल और टाइमली ये जो जवाब डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए था वो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। जी, खबरों में अब बात ट्रंप को लगे एक और जोरदार झटके की। दुनिया भर के देशों में अलग अलग टैरिफ लगाकर आतंक मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। हालांकि कोर्ट ने अभी टैरिफ पर रोक लगाने का आदेश तो नहीं दिया। कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप ने रिएक्शन दिया। ट्रंप का कहना है कि अदालत का फैसला पक्षपातपूर्ण है। अमेरिका के कोर्ट ने यानी यूएसए कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने राष्ट्रपति के लगाए टैरिफ को लेकर कहा,
कि अपनी आपातकालीन शक्तियों का बेहद गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि ट्रंप को दुनिया के देशों पर मनचाहा टैरिफ यानी टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार भी नहीं है। यह भी कहा कि राष्ट्रपति यानी कि टैरिफ टैक्स लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखते हुए फिलहाल टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसलों पर फौरन रोक तो नहीं लगाई है और उन्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो कोर्ट का फैसला जो टैरिफ को लेकर आया है वो कितना बड़ा झटका। देखिए, ये तो होना ही था। कैपिटल टीवी लगातार जब लोअर कोर्ट में इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी बताया गया था तो ट्रंप सरकार वहां अपील में गई। जस्ट लाइक कि भाई लोअर कोर्ट से आपको कुछ फैसला हिंदुस्तान में होता है, आप हाई कोर्ट में गए। तो ये जो कोर्ट ऑफ अपील्स है उसने भी यही कहा। बात समझने की है कि टैरिफ लगाने का अधिकार अकेला राष्ट्रपति को नहीं है, यह अधिकार वहां के कांग्रेस को है, जो वहां का जो लोअर हाउस है, जैसे हिंदुस्तान में लोकसभा है, फेडरल स्ट्रक्चर है और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। इसलिए मनमानी वहां का राष्ट्रपति नहीं कर सकता। और इसीलिए वहां पे जब ये केस पहुंचा तो लोअर कोर्ट ने तो फैसला दिया ही था कि भाई ये गैर कानूनी है, ये अपील में गए। आज फिर कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि वाकई सही बात है कि गैर कानूनी है और अब उनको वक्त दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करें लास्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अगर इसे खारिज कर दिया गया, कह दिया गया कि वाकई जो कोर्ट ऑफ अपील या लोअर कोर्ट ने जो बातें कही है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तब तो इनको वापस लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब समझने वाली बात क्या है कि जो उन्होंने फैसला लिया किस आधार पर लिया। 1977 का एक कानून है जिसके तहत राष्ट्रपति को इमरजेंसी पावर दी जाती है और इस पावर के तहत उसको इन्वोक करके इन्होंने टैरिफ लगा दिया। इलीगैलिटी ये है कि इस कानून में टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है। इस कानून का इस्तेमाल अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाने में नहीं किया। किस चीज में इस्तेमाल होता था ये इमरजेंसी पावर? ये खास करके 9/11 के बाद से ये तमाम तरह के प्रेसिडेंट्स इसको लगा रहे हैं। कैसे? कि ड्रग माफिया हो, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट हो, या फिर टेरर नेटवर्क हो, या फिर ऐसा हवाला या ब्लैक मनी का कोई कारोबार करने वाला ऐसा कोई संगठन, ऐसा इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई एनजीओ, कोई सरकार, अगर वो पकड़ी जाती है तो इस कानून के तहत प्रेसिडेंट के पास आधार है, अधिकार है कि आप सर्च करवा सकते हो, उसके बैंक अकाउंट सीज कर सकते हो, उसके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगा सकते हो। लेकिन इस पूरे कानून में आप किसी देश के ऊपर टैरिफ लगा सकते हो, ये तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहकावे में आ गए, अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया और जो चेक एंड बैलेंस का जो वहां सिस्टम है, और मैं आपको बता दूं जो फैसला आया है 7 जजेस जो है फैसले के फेवर में, 4 अलग, और उसमें भी लोअर कोर्ट के अंदर में भी 3 जजेस थे। उसमें से तो एक वो कि जिसको पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था, उसने भी ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। तो ये बचने वाला बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में है और अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जस का तस रह जाता है, इलीगल बता दिया जाता है, तो पूरी दुनिया में ये एक लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। दुनिया के लोग इसे एक जोकर समझेंगे। जी, और खबरों में अब बात वोटर अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसी दौरान आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचे और वोटर अधिकार यात्रा में वो पटना से सीवान तक राहुल और तेजस्वी के साथ खुली जीप में कदम ताल करते दिखे। लेकिन इस यात्रा में अखिलेश यादव की जमकर बेइज्जती भी हुई। उन्हें जीप में सबसे पीछे धकेल दिया गया। आज सीवान से यात्रा की शुरुआत की गई और ये पूरा इलाका यूपी की सीमा से जुड़ा है। इन सीमावर्ती इलाकों में न सिर्फ भाषा और संस्कृति समान है, बल्कि सामाजिक रिश्ते भी गहरे हैं। यही वजह है कि यहाँ की सियासत में यूपी का असर भी साफ साफ झलकता है। डॉक्टर साहब, वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश को क्यों लाया गया? भाई बेइज्जती करवाने के लिए लाया गया, औकात दिखाने के लिए लाया गया, पीछे क्यों कर दिए भाई?
आप देखिए डीएमके के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए, आपने सबसे आगे में रखा, उसमें तो बाकी सारे लोग साइड में चले गए। तेजस्वी की सिस्टर वो भी आई, वो भी बीच में थी, लेकिन अखिलेश यादव को पीछे डाल दिया गया। कहने का मतलब क्या भाई, आपको आना ही नहीं चाहिए था। तो दिक्कत ये हो रही है कि ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि ये राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग जो इवेंट मैनेजर्स हैं, बिना किसी पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के इन लोगों ने ये यात्रा की तो शुरुआत कर दी, क्योंकि एक वहां कांग्रेस पार्टी के अंदर गैंग है जो यात्राओं से बहुत पैसे कमा रहा है। भाई करोड़ों करोड़ रुपए रोज खर्च होते हैं, तो कुछ लोग जो है इसमें खा रहे हैं माल, और वो चाहते हैं कि हर जगह हर बार जो है किसी तरीके से राहुल गांधी जो है वो यात्रा पर निकलते रहें, उनकी कमाई होती रहे, क्योंकि इससे तो कोई पर्पस सॉल्व हुआ नहीं। ना ही आपकी सरकार आई, ना ही आप बीजेपी को हराने में रोक सके। आपने पूरी भारत की यात्रा कर ली, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। और ये तो और भी पचड़े में फंस गया, ये गाली गलौज वाली भाषा से ये ऑलरेडी विवादों में है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक, इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल है। ये खुद ही कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव का नुकसान करने में लगे हुए। जी बिल्कुल। और खबरों में अब बात मुश्किल में फंसी टीएमसी सांसद की। ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर पुलिस थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामला गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान से जुड़ा है। महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मचा। बीजेपी ने इसे नफरत से भरा और हिंसक करार दिया। तृणमूल सांसद ने कहा, अगर रोजाना दूसरे देशों से लोग लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी मां बहनों पर नजर डाल रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, तो पहले आपको अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ के इसी बयान के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महुआ मोइत्रा बड़बोली है या गलती से बयान? देखिए, ये पार्टी का स्टैंड रहा है। आप देखिए मसला क्या है, मसला वही घुसपैठियों का है जी, बांग्लादेशियों का है। और इसके लिए ममता बनर्जी खुद जब लोगों को प्रोवोक कर रही है, जब टॉप लीडर है जैसे राहुल गांधी खुद मोदी चोर है नारे लगवाएंगे, तो कार्यकर्ता तो गाली गलौज पे आएगा, मां बहन की गालियां देगा। ममता बनर्जी भी इस मसले को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के जिस तरह का प्रोवोकेटिव बयान दे रही है, वही तो वो फॉलो कर रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आप देखिए ये देश भी तो महान है ना, नियम कानून यहां पे नेताओं के ऊपर नहीं चलता, नियम कानून नहीं चलता नेताओं के ऊपर। अदरवाइज इस महिला जिसके ऊपर यह आरोप लगे हुए हों कि वो संसद रहते हुए उसने दुबई अपना सारा आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड सब कुछ देकर के वो पार्लियामेंट में सवाल पूछवा रही है दुबई से। किसी पूंजीपति को सब कुछ पासवर्ड वगैरह दे दिया, पूंजीपति सवाल पूछ रहा है, ये गिफ्ट ले रही है, और उसके बावजूद फिर से आप जो है वो संसद में पहुंच जाती है। तो ये कृष्णनगर की जनता का कमाल है। ऐसे ऐसे आप लोगों को चूज करके भेजिएगा तो यही सब सुनने को मिलेगा। नेता कह रहा है कि भाई सिर काट दो अमित शाह का, तो अभी इलेक्शन कमीशन के लोग जाएंगे, एसआईआर होगा, तो कुछ लोगों के साथ मारपीट होगी, किसी की हत्या कर दी गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? तब महुआ मोइत्रा जिम्मेदारी लेंगी? ये सब नॉनसेंस किस्म के लीडर हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके का बयान देते हैं, और ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस हद तक नीचे गिरे हुए हैं, ये बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे नुमाइंदे आप चूज करते हो। जी। और खबरों के आखिर में बात घुसपैठियों पर एक्शन की। देश भर में घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम को और तेज कर दिया गया है। मोदी सरकार के ऐलान के बाद से अमित शाह की सेना भी एक्शन में है।
इसी कड़ी में असम सरकार ने हाल ही में घुसपैठियों के खिलाफ अपनी पुश बैक नीति को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने इस नीति की जानकारी एक अनोखे और प्रतीकात्मक अंदाज में दी। उन्होंने एक मशहूर अंग्रेजी गाने की लाइन का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक 450 से ज्यादा घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। सरकार का ये जो कदम है वो राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के मकसद से उठाया गया है। असम की जो सरकार है, हिमंता बिस्व शर्मा, जिस तरह से घुसपैठियों पर एक्शन ले रहे हैं, उतनी ही तेजी बाकी राज्यों में क्यों नहीं दिखती? देखिए, ऐसे तो सारे राज्य में इसकी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा घुसपैठियों की समस्या असम और पश्चिम बंगाल में है। असम के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। संविधान लेकर के घूमने वाले लोग, संविधान की कसमें खाने वाले लोग, आपने हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाने का ठेका ले लिया। जहां कहीं भी घुसपैठियों को भगाने की बात होती है, रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशियों को भगाने की बात होती है, ये खड़े हो जाते हैं, ये सेक्युलरिज्म के पहरेदार। उनको लगता है कि नहीं, ये उनका वोट बैंक है, उनके आधार पे। अब ये पूरा SIR का मसला क्यों चल रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज टू सेव दीज पीपल। ये CA का मसला क्यों था? क्योंकि भाई नहीं, मुसलमानों को भी बनाओ। भाई मुसलमान कहां का चाहिए तुमको? पाकिस्तान का चाहिए? ये CA के खिलाफ जो आंदोलन किया ये तमाम विपक्षी पार्टियों ने, उन्होंने तो कहा भाई पाकिस्तान से भी मुसलमान को लेकर के आओ, बांग्लादेश से भी लेकर के आओ, रोहिंग्यास को भी बनाओ। तो ये तो कहानी बड़ी ही विचित्र है, बहुत ज्यादा विचित्र है। सरकार धीरे धीरे एक्शन ले रही है और हर राज्य में, और खास करके ये विपक्ष वाले तो नहीं करेंगे, बीजेपी के राज्यों में अभी बिल्कुल सही समय है कि एक एक व्यक्ति उसको चिन्हित कीजिए। हिंदुस्तान का नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि इनह्यूमन तरीके से आप उसको ट्रीट करें, लेकिन उसको चिन्हित जरूर कर दें। ऐसा नहीं कि उसके लिए राशन कार्ड बन रहा है, इलेक्शन कार्ड बन रहा है, आधार नहीं। आप बांग्लादेशी हैं, आपको वो एक अलग तरीके का कार्ड दे दिया जाए कि हाँ भाई ये बांग्लादेशी, ताकि वो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं ऑफिस में है, कहीं कुछ है, उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो दुनिया को मालूम रहे। आप इतना करो ना, मुस्लिम मोहल्ले से मुसलमान ही भगा देंगे उसको। क्योंकि ये लोग घुस के आते हैं बांग्लादेश से, घुस जाएंगे यहाँ पे ओखला में, आ जाएंगे नोएडा में, और वहां बताएंगे कि वो तो पश्चिम बंगाल के इस जगह से आ रही है। ये लोग जो हैं वो असम से आ रहे हैं, जगह का नाम जहां आधार कार्ड ये फर्जीवाड़ा सब कुछ हुआ है। अब जो लोग कर्नाटक में हैं, मुंबई में हैं, नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, उनको पता नहीं चलता। असमिया लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता, बांग्ला भी समझ में नहीं आता, इनको लगता है कि सब सेम है। तो ये तो करना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। चुन चुन के उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको वो जारी कर दीजिए कि नॉन इंडियन, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। और सबसे बड़ी चीज, जो कोई शख्स, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई नेता हो, इस तरह के घुसपैठियों का जो आधार बनवाने में जुटे हुए हैं, तो ये अधिकारी नेता जो पूरा का पूरा सर्किट है, उसके लिए तो एक कानून बना दीजिए कि देशद्रोह के आरोप में इन लोगों को 20 साल की सजा। ये सारे घूसखोर किस्म के जो अधिकारी हैं, जो साइन करते हैं उनके कागज के ऊपर, उनको तो खौफ होना चाहिए। उसमें सब हैं, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, सब तरह के अधिकारी होंगे ना। तो सिर्फ ये काम नहीं, पकड़ना, भगाना, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जो पूरे रैकेट को जो फैसिलिटेट करने वाले अधिकारी हैं, उनके लिए जरा कानून कड़ा बनना चाहिए। 20 साल की सजा मुकर्रर कीजिए, लोग बनाना ही बंद कर देंगे, इलीगल काम ही अपने आप बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।